हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, वेव मैकेनिकल मॉडल या फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, आप मेरे साथ साथ हेडिंग नोट करते जाइए। मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, वेव मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। चलिए अब बात करते हैं मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। तो ये देखिए, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या मॉडर्न एटॉमिक मॉडल एक सोसाइटी है, जस्ट लाइक IUPAC, है ना। तो अब इस सोसाइटी में क्या हो रहा है, मैंने आपको ये बात पहले भी क्लियर कर दी थी कि अब कोई बाहर जाकर ये नहीं चिल्लाएगा कि देखो भाई ये साइंटिस्ट ने गलत पढ़ाया है और मैं सही पढ़ा रहा हूं। तो अब जिसको भी इस सोसाइटी में आना है वो अपना रिसर्च करे और जो भी कमियां हैं, जो भी खामियां हैं, वो बाहर ना चिल्लाएं बल्कि अंदर ही उसको सही करें। और जो भी बाहर निकल के आए वो बिल्कुल फिल्टर्ड मैटर निकल के आए। तो इस तरह से ये हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या मॉडर्न एटॉमिक मॉडल सोसाइटी बनाई। मॉडर्न एटॉमिक मॉडल हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रॉगली कंसेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर से अग्री करता है, बोहर मॉडल से एग्री नहीं करता, रदरफोर्ड मॉडल से पूरी तरह से एग्री नहीं करता, बोहर मॉडल से एग्री नहीं करता, है ना, थॉमसन मॉडल से एग्री नहीं करता है। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस मॉडल में और पीछे के मॉडल में क्या डिफरेंस है? क्यों ये मॉडल इतना हिट हुआ और बाकी सारे मॉडल पिट गए? एक एक करके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक आने लगे, कुछ ना कुछ कमियां आने लगी, है ना। आपको मैं इसका ड्रॉबैक नहीं बताने वाला हूं क्योंकि इसमें ड्रॉबैक हो ही नहीं सकता। इसमें जो भी ड्रॉबैक आता है, जो भी कमियां आती हैं, उसको ये लोग सही करके फिर से वापस जो उसमें फिल्टर्ड होता है, जो उसका करेक्ट रिजल्ट है, वो सीधा पब्लिश करते हैं। तो यहां पर कोई दूसरा साइंटिस्ट तो आ नहीं रहा इनको चैलेंज करने के लिए। जितने भी खूब सारे साइंटिस्ट इन्होंने भर लिए इसी में और सबके रिसर्च, सबके थीसिस का यूज करते गए। चलिए आगे बात करते हैं। इस मॉडल में नया क्या है जो पुराने वाले जितने भी साइंटिस्ट थे वो अपने मॉडल में नहीं दे पाए? ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। पीछे थॉमसन, रदरफोर्ड या बोहर, ये सभी लोग इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में जानना चाहते थे। इन लोगों ने हम सभी को इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताने की कोशिश की, जबकि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन बताई ही नहीं जा सकती। तो फिर क्या बताया जा सकता है? फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई जा सकती बल्कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बताई जा सकती है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बताई जा सकती है। समझ में आ रहा है? जैसे यह बताया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड शेल में है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड शेल में है, तो थर्ड शेल के अंदर क्या होगा? सबशेल। सबशेल कौन कौन सी? sp-df। तो 3 के अंदर 3f, 3p, 3d ये सब होता है। तो अब इसमें से कौन से सबशेल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है? अगर उसकी प्रोबेबिलिटी मिल गई तो उसके सबशेल के अंदर किस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई जा सकती, बल्कि हम इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, अभी आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। आगे समझते हैं। इस मॉडल में देखिए जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग बातें हैं और जो बिल्कुल फाइन रिजल्ट है, ये आपको मॉडर्न एटॉमिक मॉडल के बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो शुरुआत के 4-5 पॉइंट है जो कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर ये पॉइंट आपको हमेशा आपके माइंड में बने रहेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसको पढ़ने में। ऑल्दो थोड़ा सा तो डिफिकल्ट है पीछे वालों से, क्योंकि यहां थोड़ी मैथमेटिक्स भी है। चलिए आगे बात करते हैं। इस मॉडल में
इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को भी डिस्कस किया गया है और पार्टिकल नेचर को भी डिस्कस किया गया है। बोहर मॉडल में क्या हो रहा था, सिर्फ पार्टिकल नेचर को डिस्कस किया गया, यही ऑब्जेक्शन था इसके बाद बोहर के बाद डी ब्रॉगली में, है ना। तो डी ब्रॉय का यही ऑब्जेक्शन भी था कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है, तो उन्होंने डुअल नेचर के बारे में समझाया और हमारा मॉडर्न एटॉमिक मॉडल पूरी तरह से एग्री करता है डी ब्रॉय इक्वेशन से, डी ब्रॉगली कांसेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर से। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को भी बताया जाता है और इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को भी बताया जाता है। आप खुद ही देखिए ना, बोहर मॉडल के जो ड्रॉबैक हैं, जरा वो वाला पेज ओपन कीजिए और उनको पढ़िए। अब देखिए उससे कितना एडवांस आ रहा है ये मॉडल, तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां पर इस मॉडल में जैसे बोहर ने बताया कि मेरा मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए काम करेगा, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए काम करेगा। अगर उतना ही होता, ये मॉडल किसके लिए काम करता है, अगर उतना ही होता तो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं होता। तो ये मॉडल ऐसा मॉडल है जो कि मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे भी काम करता है। तो ये बात भी अच्छे से याद रखिएगा, कभी भी ऐसा कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन नीट में या जेईई मेन में बनाया जा सकता है। यही सब बातें मैं आपको बता रहा हूं। कई बच्चे क्या करते हैं कि मॉडर्न एटॉमिक मॉडल श्रोडिंगर वाला पार्ट पूरा पूरा छोड़ देते हैं, इवन नीट वाले स्टूडेंट। होता क्या है कि एनसीईआरटी तक में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी हुई है, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल के पॉइंट्स तो लिखे ही हुए हैं, तो आपको उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और फिर अगर नहीं पढ़ोगे तो कहोगे आउट ऑफ सिलेबस है। तो मैं खुद आपको बता दूंगा कहां से नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी जितना चल रहा है ये जेईई मेन, जेईई एडवांस, नीट सबके पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन स्कूल लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अगर स्कूल लेवल पे कोई अच्छा पेपर बनाएगा तो इसमें से क्वेश्चन दे सकता है। ओके, तो अपने 11th वाले स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना है। तो मैंने क्या क्या बातें आपको बताई, इस मॉडल में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के साथ साथ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को भी डिस्कस कर सकते हैं। इस मॉडल में हम लोग इलेक्ट्रॉन के वेव मोशन और पार्टिकल मोशन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रॉय इक्वेशन दोनों से एग्री करता है और इसमें मेजर रोल जो प्ले हुआ है वो किया है एरविन श्रोडिंगर ने 1926 में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देकर, 1926 में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देकर। ऐसा इसलिए है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन को एक 3 डायमेंशनल वेव की तरह कंसीडर किया गया। यहां पर इलेक्ट्रॉन को एक 3D वेव की तरह कंसीडर किया गया और उसका वेव फंक्शन बनाया गया और उस फंक्शन को सॉल्व करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आई जो अक्सर हम लोग किताबों में देखते हैं। तो वो इक्वेशन क्या है और जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताएं ये एक एक करके आप लिखना चालू कीजिए और फिर हम लोग इक्वेशन के आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन की तरफ पहुंचते हैं। तो पहला पॉइंट, इन दिस मॉडल वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कस्ड। दूसरा पॉइंट, in this model electron is considered as a 3D wave, 3-dimensional wave whose probability may exist in x-axis, y-axis and z-axis। कहीं भी हो सकती है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की probability। This model agreed with de Broglie concept of dual nature of matter as well as Heisenberg uncertainty principle and the major role played by Erwin Schrödinger in 1926 by giving Schrödinger wave equation। जल्दी से नोट कीजिए ये तीनों पॉइंट पहले तो। यहां तक किसी का कोई डाउट? सबसे पहले ये 3 पॉइंट जल्दी से नोट करिए। अगले पॉइंट पे आते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज वैलिड फॉर बोथ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज एज वेल एज मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। कई किताबों में ये गलत लिखा हुआ है, कुछ मॉड्यूल में ये गलत भी लिखा हुआ है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए ही वैलिड है।
उसके लिए तो वैलिड है ही, साथ साथ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए भी वैलिड है। ओके, Schrödinger derived an equation which described the wave motion of an electron, the differential part of the equation। differential equation अब मैं लिखने जा रहा हूं, तो यहां तक आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। हम इस मॉडल में एक पॉइंट आप और ऐड कर लीजिएगा इसको लिखने से पहले, इस लास्ट वाले पॉइंट से पहले आप एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा। इन दिस मॉडल वी विल डिस्कस ओनली द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। इन दिस मॉडल वी विल डिस्कस ओनली द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, नॉट द एग्जैक्ट लोकेशन। हम सिर्फ यहां पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के बारे में डील करने वाले हैं, और इसीलिए ये इतना पॉपुलर हुआ और इसमें कोई गलती अभी तक नहीं है, और जो छोटी मोटी खामियां हैं वो ये लोग अपना खुद ही समझ लेते हैं, है ना। तो जो भी बाहर निकलकर रिजल्ट आता है वो अपने को फिल्टर्ड मटेरियल मिलता है सीधा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ध्यान रखिएगा, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि इस पर बेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट, ऐसे सवाल आ सकते हैं। मेंस में भी आ सकते हैं, नीट में भी आ सकते हैं। अब इक्वेशन क्या है, चलिए मैं उसको बताता हूं। पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं, फिर मैं सारी बातें बताता हूं, कौन क्या है, किस वेरिएबल का क्या मतलब है, क्या काम है, सारी बातें बताता हूं। तो जो श्रोडिंगर ने अपनी इक्वेशन दी बाय कंसीडरिंग 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इक्वेशन है del स्क्वायर साई अपॉन del x2 प्लस del स्क्वायर साई अपॉन del y2। अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये साई क्या है, ये डेल क्या है, कोई टेंशन नहीं लेना है। अभी जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे लिखो बस। del स्क्वायर साई अपॉन del z2 प्लस 8 पाई स्क्वायर m e माइनस v अपॉन h स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू 0। ये है वो इक्वेशन जिसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये डिफरेंशियल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। इसको बोला जाता है डिफरेंशियल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं, ये आपको बहुत बड़ी दिख रही है तो इसको छोटा कर लेता हूं मैं। ये उल्टा ट्राइंगल बना दीजिए ऐसा, स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m e माइनस v इंटू साई अपॉन h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यह भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, यह भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और छोटा कर दूं, चलिए और छोटा कर देता हूं, और छोटा कर देता हूं। h कैप साई इज इक्वल टू ई साई। कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, यह सब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। मैथमेटिकल ऑपरेटर लगा लगाकर यहां पर क्या किया जा रहा है, फंक्शन को और छोटा बनाकर बताया जा रहा है। ठीक है, तो पहले आप लोग ये नोट कीजिए। अब मैं बताता हूं डेल क्या है, साई क्या है, ई क्या है, वी क्या है, सब बताता हूं। जल्दी से नोट कीजिए। अभी जो भी पढ़ा रहा हूं सभी के सिलेबस में है, 11th क्लास के सिलेबस में है, जेई मेन के सिलेबस में है, नीट के सिलेबस में है, और जेई एडवांस में तो है ही। देखिए मैथ्स में आप लोग डिफरेंशिएशन का साइन बनाते हैं डी बाई डी एक्स, याद है आपको, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी वाई, डी बाई डी जेड, याद है। यानी कि डिफरेंशिएशन करते हैं किसी चीज का विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आप किसके लिए यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन के लिए। ये आप डिफरेंशिएशन के लिए यूज करते हैं।
नीट वाले बच्चों ने भी बेसिक मैथ में तो पढ़ा ही होगा, फिजिक्स में। तो डी बाई डी एक्स आप डिफरेंशिएशन के लिए यूज करते हैं। अगर मुझे पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा तो मैं यूज करूंगा डेल बाई डेल एक्स। डेल बोलते हैं, ये किसके लिए है? पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए डेल बाई डेल एक्स। अब ये d2 साई अपॉन dx2 कैसे लिख दिया गया? देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि y को डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू x, तो आप क्या लिखोगे? dy बाई डी एक्स ऑफ y, यानी dy बाई डी एक्स। ठीक उसी तरीके से जैसे y आपका एक फंक्शन है ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन का फंक्शन है साई। साई को क्या बोलते हैं? वेव फंक्शन। लिखते जाइएगा आप लोग अलग से कॉलम बना के पूरा, कौन से वेरिएबल को क्या कहते हैं। तो साई का मतलब होता है वेव फंक्शन। ऐसे त्रिशूल टाइप का बनाना है, ऐसा, इसको क्या बोलते हैं? वेव फंक्शन। क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन को एक 3D वेव की तरह कंसीडर किया गया, तो उस वेव के फंक्शन के लिए हमने टर्म यूज किया वेव फंक्शन, साई। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन के लिए, डेल बाई डेल एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए। तो यहां पर जरा ध्यान से देखिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं? डेल बाई डेल एक्स ऑफ साई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जरा देखिए ध्यान से। डेल बाई डेल एक्स ऑफ साई का क्या मतलब हुआ? कि हम साई यानी कि वेव फंक्शन को पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या बन जाएगा? डेल साई बाई डेल एक्स। डेल साई बाई डेल एक्स बन जाएगा। अच्छा, अगर मैं इस पूरे फंक्शन का फिर से अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन करूं, इस पूरे फंक्शन का फिर से पार्शियल डिफरेंशिएशन करूं, चलिए यहां समझाता हूं मैं आपको। अगर मैं इस पूरे फंक्शन का, अगर कोई इक्वेशन लिखनी होगी तो मैं इधर लिख दूंगा। तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ साई का मतलब हो गया कि भाई हम साई को पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बन गया हमारा डेल साई बाई डेल एक्स। और अगर मैं डेल फिर से डिफरेंशिएशन करूं, डेल बाई डेल एक्स ऑफ किसका डिफरेंशिएशन करूं? डेल साई बाई डेल एक्स, डेल साई बाई डेल एक्स का। ये अगेन इसका पूरे का फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको बोलते हैं डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये बन जाएगा डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स 2। इसको कहते हैं डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन। डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन ये बिल्कुल वही है जैसे आप लोग को अगर मैं बोलूं कि भाई अगर आपको मैं बोलूं कि y को डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या लिखोगे? dy dx ऑफ y लिखोगे ना। और अगर मैं बोलूं कि ये जो बन गया ये dy बाई dx को फिर से डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप लिखोगे dy dx ऑफ dy बाई dx। तो ये क्या बन जाएगा? d2y अपॉन dx2। इसको क्या बोलते हैं? डबल डिफरेंशिएशन। तो अगर यही काम आप पार्शियल में करोगे तो क्या बोला जाएगा? डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो जरा फिर से पीछे चलिए इक्वेशन पे। तो डेल 2 साई अपॉन डेल x2, डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू x। डेल 2 साई अपॉन डेल y2, डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू y, डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू z। समझ आ रहा है? नोट करते जाइए जल्दी से जो जो बातें आपको समझ में आ रही हैं या जो आपको लगता है कि लिख लेना चाहिए। अगर आपको लगता है, आपको मालूम है, हालांकि जेई वालों में कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मैथ्स में आप लोग ये सब पढ़ते ही रहते हैं डबल डिफरेंशिएशन, तो आप लोगों को ज्यादा नहीं लिखना होगा। बट 11th क्लास के बच्चे और नीट वाले बच्चों को जरूर लिखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। साई लिख लिया, वेव फंक्शन है। आगे आते हैं। पाई तो आप जानते हो, m मास। किसका मास? किसकी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो? इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन का मास
H प्लैंक्स कांस्टेंट, E का मतलब है टोटल एनर्जी, E का मतलब लिख लीजिए टोटल एनर्जी, और V का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी। E का मतलब है टोटल एनर्जी, E टोटल एनर्जी, और V पोटेंशियल एनर्जी। V का मतलब हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, EV। M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, M हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हो गए सारे वेरिएबल। पहली वाली इक्वेशन समझ में आ गई। चलिए, ये जो उल्टा ट्रायंगल बनाया है इसका फिजिकली कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज इट इज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर। ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, इसका नाम है लाप्लासियन ऑपरेटर। अगर आप ये यूज करेंगे तो ये आपने एक्स वाई जेड सबको कैलकुलेट कर लिया, सबको लिख लिया एक साथ। ठीक है, तो इस इतने की जगह पर आप डेल स्क्वायर साई ऐसे कुछ कर लेंगे, ट्रायंगल, उल्टा वाला ट्रायंगल, लाप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं। तो इसका भी नाम आप नोट कर लीजिएगा। ऐसे उल्टा ट्रायंगल का मतलब हो जाएगा लाप्लासियन ऑपरेटर। क्या होता है ये? मैथमेटिकल ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर विद नो फिजिकल मीनिंग, फिजिकली कोई मीनिंग नहीं है उसका, लाप्लासियन ऑपरेटर। अब तो आपको समझ में आ गया। अब उधर देखिए, जैसे यहां मैंने E बताया था टोटल एनर्जी, वही टोटल एनर्जी E ये भी है। तो ये H क्या है? जैसे लाप्लासियन ऑपरेटर का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, ठीक उसी तरह से H नाम का भी एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। श्रोडिंगर ने इस मैथमेटिकल ऑपरेटर का नाम बताया हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। H का मतलब है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। It is also a mathematical operator which has no physical meaning. It calculates the total energy of the system. मैंने आपको हर बार यह बात बताई है, किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होता है। तो ये काइनेटिक और पोटेंशियल के सम को ही डिफाइन करता है। ओके, नोट कर लीजिए आप सारे वेरिएबल, जल्दी से सारे वेरिएबल्स को आप नोट कर लीजिए। मैं फिर से लिख दूं इक्वेशन, हालांकि एक बार तो लिखी दी है, वेरिएबल आपके सामने है, जल्दी से नोट कीजिए, नोट कीजिए जल्दी से। आज से 2-3 साल पहले तक लोग कहते थे कि ये सब तो फालतू का होता है, ये तो पढ़ाया ही नहीं जाता है, ये तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, काम का ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये सब में बहुत बड़े बड़े फंक्शन है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, तो कोई मतलब नहीं है इसको पढ़ने का, इसको छोड़ देना चाहिए। अच्छा, तो छोड़ देना चाहिए। तो उसका हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। 2017 जेईई एडवांस में स्टार्ट हुआ एक नए टाइप का सवाल। जेईई एडवांस में अधिकतर एक्सपेरिमेंट होता रहता है। जैसे 2009 में स्टार्ट हुआ था इंटीजर 0 से लेकर 9 तक फिल करने वाला, यह कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था 2009 में। तो ठीक इसी तरीके से 2017 में एक नया टाइप का क्वेश्चन बनाया गया। वो क्या था? उसमें 3 कॉलम थे, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। मैच द कॉलम में अभी तक 2 कॉलम होते थे, लेकिन 2017 में एक नए टाइप का सवाल आया, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक है, अब ये 3 कॉलम है। एक में लिख दिया गया रोमन लेटर में, कैपिटल लेटर रोमन कैपिटल में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एक में स्मॉल में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और एक में PQRS, इस तरह से लिख दिया गया। अब नीचे दे दिए 3 सवाल, कॉम्प्रीहेंशन और मैचिंग मिलाकर बनाया गया सवाल पूरा, है ना। तो नीचे लिख दिया गया 3 सवाल, कौन सा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, और 1 2 3 4 जो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो है, और PQRS जो है, इन तीनों से एक एक टर्म उठाकर इनका ऑप्शन बनाया गया। ऐसे सवाल मिले। ये जो मैं श्रोडिंगर पे इतनी मेहनत करने जा रहा हूं, जेईई एडवांस में श्रोडिंगर पर पूछा भी जा चुका है।
2016 में जेई एडवांस में पूछा गया, बहुत छोटा सा सवाल, हिंट किया था 2016 में कि ऐसा आ सकता है, लोगों ने तब भी सीरियसली नहीं लिया। तो 2017 में तो सीधा 12 नंबर का पटक ही दिया सवाल, एक नया कॉम्प्रिहेंशन बनाकर। बहुत सारे लोगों का छूटा होगा, और क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था। अगर आपने टॉपिक पढ़ा होगा तो आप जरूर सॉल्व कर लेंगे। हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वाला पार्ट, ये पूरा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल वाला पार्ट जिस दिन खत्म करेंगे उस दिन ये क्वेश्चन जरूर वो चालू करेंगे, वो लोग वो क्वेश्चन जरूर डिस्कस करेंगे जो 2017 में आया हुआ सवाल है। ओके, यहां तक नोट किया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, एरविन श्रोडिंगर ने 1926 में ये जो इक्वेशन दी थी जिसमें एच कैप साई बराबर ई साई मैं आपको बता रहा था, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का बहुत छोटा सा फॉर्मेट है, जहां पर ई क्या है, टोटल एनर्जी है ना, और एच क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और साई क्या है, वेव फंक्शन। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या करता है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों के लिए डिफाइन करता है। तो दोनों की वैल्यू का जो सम होता है वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर के बराबर होता है। क्योंकि ये जो सम होगा ये कांस्टेंट होगा। कहां से आया? न्यूटन साहब ने ही बोला था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लेकर, है ना, एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो उसी को लेकर उन्होंने समझाया, इन्होंने अप्लाई कर दिया। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एच साई ई साई के बारे में ही बताया जा रहा है। न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम कैसा होने वाला है, कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट होने वाला है तो इन्होंने क्या किया, श्रोडिंगर ने एक मैथमेटिकल ऑपरेटर डाल दिया यहां पर ही, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, एनर्जी के बराबर हो जाएगा। क्लासिकल क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, अब ये वाला पार्ट आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, ये तो मैंने वो स्क्रीनशॉट यहां पर रखा है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन है कि H कैसे काइनेटिक और पोटेंशियल को इक्वेट करता है। तो p²/2m ये काइनेटिक एनर्जी का टर्म है, और Vx ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का टर्म। इसका सम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बन जाएगा। तो क्लासिकल क्वांटम मैकेनिक्स में ये होता था। आप चाहें तो लिख लें, चाहें तो ना लिखें, ये आपकी मर्जी, ये नहीं आएगा, ठीक है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ साई, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि साई क्या है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन का फंक्शन है। इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन का फंक्शन क्या है, साई, वेव फंक्शन। इलेक्ट्रॉन को एक 3D वेव माना गया है और उस वेव का फंक्शन क्या है, साई, है ना। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक जीपीएस सिस्टम बनाया है हमने इलेक्ट्रॉन के ट्रेजेक्टरी को पता करने के लिए, इलेक्ट्रॉन किस टाइम पर, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट के अंदर, किस पर्टिकुलर सबशेल के अंदर, किस ऑर्बिटल के अंदर, और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की प्रोबेबिलिटी जानने के लिए एक फंक्शन तैयार किया गया है, साई, वेव फंक्शन, ठीक है। तो साई क्या है, वेव फंक्शन है, इज रिगार्डेड एज द वेव फंक्शन, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स वाई एंड जेड। इसको जल्दी से पढ़ लीजिए, ये वही सारी चीजें हैं। साई की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। आखिरी वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए पहले जो मैं बोल रहा हूं। साई एक वेव फंक्शन है, जैसे कि आप लोग मैथ्स में पढ़ते होंगे, जेई वाले स्टूडेंट, एफ ऑफ एक्स वाई जेड। तो एफ क्या है, एक फंक्शन है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब क्या है, फंक्शन। साइन थीटा क्या होता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो क्या फंक्शन है बताइए, साइन थीटा से आप क्या समझते हैं, जो हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो दे, उसे हम क्या कहते हैं, साइन थीटा। तो एक मैथमेटिकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। ठीक इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के वेव मोशन को भी समझाने के लिए एक मैथमेटिकल फंक्शन की जरूरत पड़ रही है, जिसलिए हमने उसको नाम दे दिया साई, इज अ वेव फंक्शन। साई की वैल्यू पॉजिटिव भी आएगी और नेगेटिव भी आएगी। तो साई की वैल्यू नेगेटिव को कुछ लोगों ने बहुत गलत तरीके से समझा। वो क्या कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होती है और नेगेटिव भी होती है क्या? बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी एटम के अंदर
शेल के अंदर हमेशा हमेशा पॉजिटिव होती है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी यानी है ही नहीं, और या तो पॉजिटिव ही होगी। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो फिर ये साई की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बन रही है? ये तो कोऑर्डिनेट सिस्टम की वजह से बन रही होगी ना। अगर वो वेव्स का फंक्शन का ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा होगा, 0 0 0 0 0 के नीचे से जा रहा होगा तो नेगेटिव वैल्यू देगा, ऊपर से जा रहा होगा तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हमेशा हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। यह बात भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन साइंटिस्टों ने क्या किया कि जब यह प्रॉब्लम आने लगी कि साई के नेगेटिव वैल्यू को लोग इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव से समझने लगे, तो इन्होंने क्या कहा कि भाई साई से ज्यादा बेटर टर्म है कि हम लोगों को साई नहीं बल्कि साई स्क्वायर समझाएं। तो अगर साई स्क्वायर समझाएंगे तो ग्राफ में जो नेगेटिव वैल्यू बन रही होगी उसका मिरर इमेज बन के ऊपर चला जाएगा, तो वो पॉजिटिव में ही दिखेगा। यह सिर्फ इसलिए है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। यह इजीली किसी को भी समझाया जा सके। इसलिए अगला जो फंक्शन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है साई स्क्वायर, सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर। साई स्क्वायर इज अ प्रोबेबिलिटी फैक्टर. It describes the probability of finding electron within a small space. The space in which there is a maximum probability of finding electron is termed as orbital. बिल्कुल सही बात है। वो 3D स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। और मालूम है आपको इसका जस्ट उल्टा क्या होता है? 3D स्पेस में वो जगह, वो पॉइंट, वो प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसे क्या कहते हैं मालूम है? नोड। नोड, NODE, नोड। ठीक है। नोडल प्लेन क्या होता है? द प्लेन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। नोडल पॉइंट क्या होता है? द पॉइंट वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। उसे नोडल पॉइंट कहते हैं। ठीक है। तो अब जरा जल्दी से सब नोट करते जाइए। जो क्वांटम नंबर हम लोग रटते हैं, जो पढ़ते हैं क्वांटम नंबर के बारे में, वो सारा का सारा रिजल्ट जो आ रहा है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ही आ रहा है ना। तो क्वांटम नंबर्स आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा। जितने भी हमारे 11th क्लास के स्टूडेंट बैठे हैं वो पहली बार सुनेंगे, नाम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर। तो जितना भी अभी क्वांटम नंबर हम लोग आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जो हमें स्कूल पे सिखाया जाएगा, वो बताया जाता है कि देखो भाई ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में बताता है, क्वांटम नंबर है, इतने तरह के क्वांटम नंबर आते हैं, इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, ये रट लो, ऐसे सिखाया जाता है। लेकिन अगर आपको यह जानना है कि यह चीज कहां से आ रही है ना, जैसे मैं 12th पास आउट वाले बच्चों को हिंट देता हूं, आप लोगों ने क्वांटम नंबर में एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का नाम सुना होगा। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एल से। तो आपको 11th क्लास में रटाया होगा कि एल की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, 0 से लेकर n-1। लेकिन मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि किसी ने आपको यह नहीं बताया होगा कि ऐसा ही क्यों होता है, यह कहां से आ रहा है, यह नहीं मालूम होगा किसी को भी। और अगर मालूम है तो बहुत अच्छा पढ़ा है आपने 11th, अगर मालूम है तो बहुत अच्छा पढ़ा है। बट 90% लोग ये नहीं बताते हैं और ना ही बच्चा ये पूछता है। तो इन सब का रीजन ही, हर चीज का क्वांटम नंबर का रीजन किससे मिलेगा अपने को? मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में मिलेगा। ओके, ये पॉइंट्स आप जल्दी से नोट करते जाइए। सर 100 प्रोबेबिलिटी है क्या इलेक्ट्रॉन को पाने का? इलेक्ट्रॉन को पाने का 100 प्रोबेबिलिटी? अच्छा, मतलब 100% प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं क्या आप? नहीं, पाने का तो हो सकता है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 100% तो हो सकती है कि भाई अगर मैं ये कहूं, जैसे मुझसे अगर कोई कहे
कि बताओ सोडियम एटम में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यार 100% है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 11 प्रोटॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एटम में ही ना, तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 100%। 100% है। लेकिन एटम के अंदर शेल में किस सबशेल के अंदर, किस ऑर्बिटल के अंदर, किस ओरिएंटेशन में प्रोबेबिलिटी 100% है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसी के बारे में तो डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा बताओ, लॉकडाउन का टाइम है और आप लोग आजकल घर में ही रहते हो, तो जैसे आप लोगों के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी घर में होगी, इस बात की श्योरिटी मैक्सिमम से मैक्सिमम है ना। इवन रात 12 बजे के बाद अगर बोला जाए तो 100% मैं गारंटी भी दे दूंगा, चलिए 100% प्रोबेबिलिटी है आपके पाए जाने की, कि आप कहां पाए जाएंगे, अपने घर में पाए जाएंगे। लेकिन घर के किस कोने में पाए जाएंगे, किस रूम में पाए जाएंगे, इसकी कोई 100% प्रोबेबिलिटी नहीं है। समझ आ रहा है ना। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उस एटम में, मान लीजिए आपने कुछ H+ की बात कर ली, He2+ की बात कर ली, तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना। आपने 0,0,0 न्यूक्लियस की बात कर ली, तो वहां इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मेरे ख्याल से अब आपको प्रिंस समझ में आ गया होगा, इससे ज्यादा और खींचने की जरूरत नहीं है, आपको इतने से ही समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेंड्रिकल और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अब अपने को जानना है। पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए, यहां तक जितना मैंने आपको पढ़ाया अभी तक, इसमें अगर आपका कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का, तो पहले आप वो क्लियर कर लीजिए, पहले आप वो पूछ लीजिए। अदरवाइज अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा डिफिकल्ट होता जाएगा। तो हमें अब एक सिलेंड्रिकल यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझना है। वहां पर हम 3D में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, वेक्टर रेजोल्यूशन की बात करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। तो जैसे ये मैंने एक एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये आपकी तरफ है, लेकिन मेरा ये बोर्ड जो है वो 2D है, तो मैं इधर बना ले रहा हूं, ये जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस 3D स्पेस में ऐसा होगा। तो ये जो पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट क्या है, 0,0,0 एंड दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस बन जाएगा अभी आप देखोगे 0,0,0। अब अगर ये जो ओरिजिन वाला पॉइंट है, इससे इस स्पेस में कुछ दूरी पर अगर मैं एक पॉइंट P बना दूं, अगर मैं एक पॉइंट यहां पर P बना दूं, जो कि न्यूक्लियस यानी कि ओरिजिन से, अभी चलिए न्यूक्लियस नहीं बोलते, अभी ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है, एक P पॉइंट बनाया मैंने, ठीक है, R दूरी पे, मेकिंग एन एंगल थीटा विद वाई एक्सिस, मेकिंग एन एंगल थीटा विद वाई एक्सिस। तो बताइए इधर क्या आ जाएगा, इसको रिजॉल्व कीजिए, तो इधर क्या आ जाएगा, r cos थीटा, r cos थीटा हो जाएगा, और इस वाले पे क्या आ जाएगा, r sin थीटा। लेकिन मुझे एक एंगल से नहीं काम चलने वाला है, इसमें मुझे दो एंगल इंट्रोड्यूस करने। एक थीटा एंगल लिया तो ये r sin थीटा इधर बनेगा, है ना। तो मैं इधर बनेगा का मतलब ये अगर एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो ये एक्स जेड प्लेन पे बनेगा। तो मैं एक्सिस पे ना दिखाकर मैं इसको प्लेन पे दिखाऊंगा, एक्स जेड प्लेन। तो एक्स जेड प्लेन पे दिखा देता हूं। यहां पर क्या बन रहा है, r sin थीटा, मेकिंग एन एंगल फाई विद जेड एक्सिस। अब इसको रिजॉल्व करो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस पे, तो इधर आ जाएगा r sin थीटा cos फाई, और इधर आ जाएगा r sin थीटा sin फाई।
ये हो गया रिजॉल्व करने पर। तो यहां पर एक्स, वाई और जेड की वैल्यू आप लिखते जाइए। आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं पूरा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कोई डिराइव नहीं करने वाला हूं। मैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिराइव नहीं करूंगा क्योंकि वो पहली चीज अपने सिलेबस में नहीं है, दूसरी चीज उसको लेकर कुछ नहीं पूछा जाता है। तो फिर पूछा क्या जाता है श्रोडिंगर वाले पार्ट में? अपने को सिर्फ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो बताया मैंने पीछे आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन, वो एक याद रखना है कि हाँ ये इस टाइप की इक्वेशन है और इसमें ये वेरिएबल्स हैं। इसमें हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं वो हम लोग सिलेंड्रिकल या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से लेकर हम अपना वेव फंक्शन साई को रिप्रेजेंट करेंगे और इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को दो पार्ट में तोड़ेंगे, रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन एंड एंगुलर पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन। और हमारे सिलेबस में सिर्फ रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन है, और उस रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन को भी हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम बल्कि कंपेयर करना सीखेंगे। हम ये सीखेंगे कि हर पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन का इक्वेशन, उसका फॉर्मेट कैसा होता होगा। यही चीज आती है सिर्फ पेपर में, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको सब कुछ डिराइव करना थोड़ी ना जानना है, क्योंकि उसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तो आपको हर पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए अलग अलग वैल्यू आएगी, और उसके लिए तो आपको भयंकर अच्छी खासी मैथमेटिक्स का यूज करना पड़ेगा। डबल डिफरेंशिएशन, ट्रिपल डिफरेंशिएशन, सब कुछ यूज करना पड़ेगा। तो वो सब तो अपने सिलेबस में है भी नहीं, अपने को सिर्फ फॉर्मेट सीखना है। अगर मुझसे कोई बोले कि बताओ 1s ऑर्बिटल की इक्वेशन कैसी होती होगी, बताओ 4s ऑर्बिटल का रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन का इक्वेशन कैसा होता होगा, 3D का कैसा होता होगा, तो मैं झट से लिख के उसको बता सकूं कि इस पैटर्न पे होगा। क्लियरली ऐसा होगा ये याद नहीं, क्योंकि ऐसे तो हर ऑर्बिटल के लिए अलग अलग वैल्यूज है। तो यही चीज आपको पूछी जाएगी और यही चीज पे आपको कमांड अच्छी आनी है। बस इसीलिए आपको श्रोडिंगर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक्स, वाई, जेड जो कंपोनेंट बने अपने, एक्स पे क्या बना है, आर साइन थीटा साइन फाई। इसी तरह से वाई पे क्या बन रहा है, आर कॉस थीटा। जेड पे क्या बन रहा है, आर साइन थीटा कॉस फाई। ये बन रहा है। अब देखिए, ये मैंने आपको ऐसा क्यों दिखाया, ऐसा मैंने आपको इसलिए दिखाया कि इस पर्टिकुलर आर डिस्टेंस से दूरी पर जो ये पी पॉइंट आपने बताया है, इसको अगर मैं पूरा स्फीयर में ड्रॉ करूं तो यही वो ऑर्बिट बन जाएगा, यही वो शेल होगी जहां पर आपके इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। एटम के अंदर शेल में, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सब फंक्शन यहीं से आ रहे हैं। क्लियर हुआ? जल्दी से नोट कीजिए इसे, यहां तक नोट करेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इस ऑर्बिट में पता करनी है, और ये ऑर्बिट बहुत बड़ा है। तो इसके बहुत स्मॉल सेक्शन में, बहुत छोटे से रीजन में हम इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो कुछ टर्म्स हैं वो मैं आपको जल्दी से बता दूं, उन टर्म्स के बारे में। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए, साई को आप क्या कहते हैं, वेव फंक्शन। साई को आप क्या कहते हैं, वेव फंक्शन। जैसे कि आप मैथ में एफ ऑफ एक्स वाई जेड करके पढ़ते होंगे, मैथमेटिकल फंक्शन आपको दिया जाता है ना, एफ ऑफ एक्स वाई जेड। वैसे ही केमिस्ट्री में आपको जब वेव के फंक्शन को समझना है तो आपको इसके लिए जो वेव फंक्शन समझना है वो ये है, साई। ये देखिए, आर है एक टर्म, एक है थीटा और एक है फाई, तो ये हो जाएगा साई आर थीटा फाई। दिस इज आवर वेव फंक्शन। ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स 3D वेव फंक्शन हो गया।
समझ में आया? एक कॉम्प्लेक्स 3D वेव फंक्शन हो गया साई आर थीटा फाई। साई आर थीटा फाई इज अ कॉम्प्लेक्स 3D वेव फंक्शन। अभी इसको और आगे बाद में डिस्कस करेंगे, पहले और भी कई टर्म हैं वो बता दें। साई स्क्वायर आर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। साई आर रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन को बोलते हैं, ठीक है। साई आर, पहले आप साई आर लिख लीजिए, चलिए साई आर वाले को लिख लेते हैं। टर्म मैं बताता जा रहा हूं, कैसे कहां आएगा वो बताऊंगा। रेडियल पार्ट, इसको जब ब्रेक करेंगे ना तो साई आर, बल्कि थीटा भी होता है इसमें, एंगल भी आता है, रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। साई स्क्वायर आर, साई स्क्वायर आर इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी फैक्टर था ना ये आपका, याद है? डेंसिटी हटाओ, चलो फैक्टर लिख लो सीधा, प्रोबेबिलिटी फैक्टर साई स्क्वायर आर रेडियल पार्ट में है, ठीक है। अगर मैं इसमें एक छोटा सा सेक्शन है जिसका छोटा सा वॉल्यूम है डीवी, उसके अंदर प्रोबेबिलिटी फैक्टर की बात करूं, ये डीवी कहां से आ रहा है अभी मैं बताता हूं इसके बारे में। साई स्क्वायर आर इंटू डीवी, तो इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या फैक्टर। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में ही बता रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इन अ वॉल्यूम डीवी, डीवी वॉल्यूम के अंदर। अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, डीवी ईवी क्या है ये सब। ये भी एक बड़ा रीजन हो जाएगा। देखिए हम करने क्या वाले हैं, सुनिए ध्यान से। ओरिजिन से आर डिस्टेंस की दूरी पर मैंने मार्क किया एक पॉइंट पी, इसमें मैं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी की बात करना चाहता हूं। मैंने कहा यह बहुत बड़ा रीजन है, तो इसके अंदर एक छोटे से सेक्शन को मैं कंसीडर करना चाहूंगा। तो छोटा सा सेक्शन क्या होगा, इसके अंदर मैं एक छोटा सा dr थिकनेस का, ये तो r हो गया, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, r प्लस dr थिकनेस। इसकी थिकनेस कितनी है, ये dr थिकनेस के अंदर जो वॉल्यूम जनरेट होगा वो कितना होगा, dv। इस dr थिकनेस के अंदर, dv वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। और मैं कह रहा हूं कि ये dv भी बहुत बड़ा है, इससे भी फाइन, इससे भी छोटा अगर मैं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी की डिस्कस करूं तो पर यूनिट dr डिफाइन कर देता हूं। तो अगर मैं साई स्क्वायर आर इंटू डीवी अपॉन dr डिफाइन करूंगा तो इसको बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, आरपीडीएफ। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आरपीडीएफ, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन अ वॉल्यूम डीवी पर यूनिट dr इज डिफाइंड एज रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। प्लीज एक्सप्लेन प्लेन। कौन सा प्लेन बेटा? अच्छा वो कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहे हो क्या, पीछे वाला? अरे देखो आपको क्या सिखाया गया अभी तक, 2D में आपको मैथ्स में सिखाया जाता होगा, ऐसे आपने एक एक्स एक्सिस ले लिया, एक वाई एक्सिस ले लिया, ऐसे सिखाया जाता था कि नहीं 2D में? एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है ना। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में
आपको अगर मैं एक एंगल थीटा दे दूं, यहां से एक एंगल थीटा दे दूं, तो बताओ इसको रिजॉल्व कर लोगे ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या क्या बनेगा? ये वाला बन जाएगा, थीटा में चला जाएगा, ये बन जाएगा कॉस थीटा, और इधर वाला साइन थीटा वाला टर्म बन जाएगा। मान लीजिए ये पर्टिकुलर एक कट लगा के यहां आर दूरी पर है, तो इसको क्या बोलोगे? आर कॉस थीटा बन जाएगा और इधर आर साइन थीटा बन जाएगा। ये आपने 2D में एक एंगल पे पढ़ा है, आपको मैं 3D में दो एंगल पे सिखा रहा हूं। तो अगर ये 2D होता तो इधर आ जाता आर कॉस थीटा और इधर आ जाता आर साइन थीटा, लेकिन मुझे यहां पर एक और एंगल लाना है, जिसके लिए मुझे तीसरी एक्सिस की जरूरत पड़ेगी आपकी तरफ। देखिए ये, इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया, जेड एक्सिस, और यहां पर ना लाकर अब मुझे तीसरा जो लाना है वो मैंने क्या किया कि इस आर साइन थीटा को प्लेन पे बना दिया, इस जेड एक्स प्लेन पे बना दिया आर साइन थीटा, मेकिंग एन एंगल फाई विद जेड एक्सिस। तो अब इसको रिजॉल्व कर दो, तो इसको रिजॉल्व करोगे तो इधर क्या आ जाएगा? आर साइन थीटा कॉस फाई, इधर आ जाएगा आर साइन थीटा साइन फाई, इस तरह से। तो ये मैंने सारे नाम लिख दिए आपको। अब मेरे ख्याल से आपको कुछ बातें समझ में आने लगी होंगी। साई हमारा क्या है? वेव फंक्शन, कॉम्प्लेक्स 3D वेव फंक्शन इन टर्म्स ऑफ आर थीटा फाई। साई आर थीटा फाई को कहते हैं कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है। ये जो साई आर है, दिस इज द रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन, जो कि इसी से निकल कर आ रहा है। अभी इसको आगे मैं कट करूंगा जब अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी फैक्टर साई स्क्वायर आर होता है, जो कि हमें यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, साई स्क्वायर आर। प्रोबेबिलिटी फैक्टर में अगर मैं डीवी का मल्टीप्लाई कर दूं तो हम उसे बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ वॉल्यूम डीवी। ये इन अ वॉल्यूम डीवी का मतलब ये मैंने आपको पीछे ही सिखा दिया कि हम ये आर डिस्टेंस के आगे dr थिकनेस के अंदर जो डीवी वॉल्यूम जनरेट होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बन जाएगा, और अगर इसको पर यूनिट dr हम डिफाइन करेंगे तो यही बन जाता है rpdf, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो अब ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अपने को सॉल्व करना है कि ये किसके बराबर आता है। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसमें साई आर को मैंने बताया रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन, और साई स्क्वायर आर को मैंने बताया प्रोबेबिलिटी फैक्टर, ठीक है। ये बना ही इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव हो, ये लोगों को समझाया जा सके। अब ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर में अगर मैं डीवी वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दूं, ये डीवी कहां से आ रहा है? ये डीवी आ रहा है dr थिकनेस, जिस ऑर्बिट r दूरी पर, जिस ऑर्बिट पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी की, उस ऑर्बिट पर अगर dr थिकनेस हम देखें, r प्लस dr डिस्टेंस हो जाएगी, तो ये थिकनेस कितनी हो जाएगी? dr थिकनेस के अंदर जो क्रिएट होगा वॉल्यूम वो होगा dv। इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इन अ वॉल्यूम dv। और अगर हम यहां पर यूनिट dr ले आए तो वही बन जाता है हमारा rpdf, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। पहले आप यहां तक देख लीजिए, यहां तक मैंने आपको कल पढ़ाया था, सारी बातें मैंने आपको बता दी थी। चलिए आप आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालेंगे आप सभी मेरे साथ, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अपने को कैलकुलेट करना आना चाहिए रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं आरपीडीएफ? देखिए, आरपीडीएफ का जो हमारा फॉर्मूला है, आरपीडीएफ का जो फॉर्मूला है ना, वो क्या है? साई स्क्वायर आर इंटू डीवी अपॉन dr, पर यूनिट dr। प्रोबेबिलिटी फैक्टर या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि साई स्क्वायर आर है इन अ स्मॉल वॉल्यूम dv पर यूनिट dr, ठीक है। तो देखिए क्या करता हूं मैं, यहां पर इसको एक ओरिजिन से r दूरी पर, ये हो गया वही ऑर्बिट, ठीक है। अब यहां पर
मैं r में dr नाम की रेडियस को और बढ़ा दे रहा हूं, r प्लस dr, तो ये थिकनेस जो हो जाएगी वो कितनी हो गई, वही dr जो आपको पहले बताया था। तो इसके अंदर जो वॉल्यूम क्रिएट होगा वो कितना होगा, dv। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात को, dv। तो मुझे ये dv निकालना है, ये dv निकाल के मैं यहां पर पुट कर दे रहा हूं, जिससे मेरा क्या आ जाएगा, rpdf आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करना है। मुझे जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो है साई स्क्वायर r अपॉन dr को मैं इधर लिख ले रहा हूं और मैं ब्रैकेट में dv लिख दे रहा हूं। मुझे ये dv कैलकुलेट करना है, तो dv कैसे कैलकुलेट होगा, साई स्क्वायर r अपॉन dr। अब dv ये स्फेयर है, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो यहां पर 4/3 पाई r प्लस dr का होल क्यूब। मुझे ये जो dr थिकनेस के अंदर जो dv वॉल्यूम है ना, ये शेडेड पोर्शन, मैं इसको कैलकुलेट करना चाहता हूं, इसको मुझे कैलकुलेट करना है। समझ गए आप, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो 4/3 पाई r क्यूब यानी r प्लस dr क्यूब माइनस 4/3 पाई r क्यूब, ऐसे a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए, आ जाएगा। तो साई स्क्वायर r अपॉन dr ये बन जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब dr का क्यूब प्लस 3r स्क्वायर dr प्लस 3r dr स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4/3 पाई r क्यूब, माइनस का 4/3 पाई r क्यूब। अब देखिए यहां पर 4/3 पाई r क्यूब और ये 4/3 पाई का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। हम सब जानते हैं dr बहुत छोटा है, dr वेरी स्मॉल। तो अगर dr छोटा है तो dr का क्यूब क्या होगा, वो तो बहुत ही स्मॉल हो जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल, है ना। और dr का स्क्वायर ये भी बहुत छोटा होगा। तो इन दोनों को हम क्या करने जा रहे हैं, नेग्लेक्ट करने जा रहे हैं। तो मैं dr क्यूब और dr स्क्वायर वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर देता हूं। तो बचा क्या मेरे पास, साई स्क्वायर r अपॉन dr इंटू 4/3 पाई, ये रहा नहीं, ये रहा नहीं, ये बचा, इंटू 3r स्क्वायर dr। ठीक है, dr से dr कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये क्या आ गया, 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर r, ये बन गया 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर r। इसी को बोलते हैं RPDF, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। नोट कीजिए जल्दी से, यही है हमारा RPDF, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो फाइनली RPDF जिसे हम साई स्क्वायर r इंटू dv पर यूनिट dr बोलते थे, वो आ गया 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर r। ये r सबस्क्रिप्ट में बनाना, 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर r, यही है ना, 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर r। ये RPDF हो गया। अभी हम लोग लास्ट में ग्राफ प्लॉट करना भी सीखेंगे और वहां ये सब अपने काम का है, RPDF। तो ये टर्म मैंने पहले से आपको पढ़ा दिया, RPDF क्या होता है, क्या उसके बारे में बताया जा रहा है। श्रोडिंगर बहुत ही शॉक्ड थे जब उन्होंने इतनी मेहनत सब कुछ किया और उन्हें एक बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिला। वो क्या, ये जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, जब श्रोडिंगर ने इसे हाइड्रोजन एटम पर ऑब्जर्व किया तो क्या पाया, देखिए आप लोग भी मेरे साथ देखिए। फॉर हाइड्रोजन एटम श्रोडिंगर ने क्या ऑब्जर्व किया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में इन्होंने देखा कि अगर मैं RPDF, ये 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर r का मतलब क्या हो गया,
आरपीडीएफ वर्सेस आर का अगर ग्राफ प्लॉट करूं तो 0.5 से थोड़ा ज्यादा, और ये वैल्यू है 0.53 एंगस्ट्रॉम पे, ये एंगस्ट्रॉम में वैल्यू दी है। तो इसमें पता चला कि सबसे ज्यादा आरपीडीएफ की वैल्यू कहां पाई जा रही है, 0.53 पे, विच इज द फर्स्ट बोहर रेडियस। बोहर के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कितनी है, 0.53 n स्क्वायर बाई जेड। n की वैल्यू 1 लगाओ और z की वैल्यू भी हाइड्रोजन की वजह से 1 लगाओ, तो 0.53 इज द फर्स्ट बोहर रेडियस, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है। ये चीज को देखकर श्रोडिंगर बहुत ही शॉक्ड में था। यानी कि बोहर का जो भी वर्क था, बोहर का जो भी रिसर्च था, वो हाइड्रोजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट जा रहा था, बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा था। इवन श्रोडिंगर ने भी जो पूरा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करके आरपीडीएफ को कैलकुलेट करके देखा, तो हर चीज बिल्कुल वही एक्यूरेट पाई हाइड्रोजन के लिए। ओके, ये डायग्राम आप बना लीजिए, आरपीडीएफ फॉर हाइड्रोजन, या अगर टाइम लग रहा हो तो अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में बनाते रहिएगा, जगह छोड़ दीजिए उतनी। तो श्रोडिंगर बोहर मॉडल में हाइड्रोजन एटम को लेकर बिल्कुल अग्री थे बोहर से। देखिए क्लियरली मैंने लास्ट में मेंशन कर रखा है, श्रोडिंगर एग्रीड विद बोहर मॉडल बट ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। यानी बोहर मॉडल से अगर यह सवाल आए क्या बोहर मॉडल से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अग्री करती है, बिल्कुल नहीं करती है। श्रोडिंगर अग्री करते हैं सिर्फ हाइड्रोजन एटम को लेकर, क्योंकि यहां पर 0.53 एंगस्ट्रॉम पे आरपीडीएफ की वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पीछे का डायग्राम है इसको देखकर हमें क्या पॉइंट्स कुछ मिलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी जान लेते हैं। द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव डायग्राम। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट द न्यूक्लियस इज 0। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन की बात न्यूक्लियस के पास करेगा ही कौन, तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। आप देख सकते हैं डायग्राम में ये वाला पॉइंट जो है ये है 0,0,0 यानी न्यूक्लियस, और यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, 0। ओके, यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 0 आ रही है। अगला पॉइंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये उसी बात को बताया जा रहा है कि जैसे जैसे डायग्राम में हम जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आएगी, और 0.53 एंगस्ट्रॉम पे सबसे ज्यादा आने लगेगी, बढ़ती जाएगी, और 0.53 एंगस्ट्रॉम पे क्या होगी, मैक्सिमम। उसके बाद फिर से क्या होगा, डिक्रीज, फिर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी की बात नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट रेडियस। ओके, नोट कर लीजिए इस पॉइंट को भी। ऑन मूविंग फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, अब उसके और आगे अगर आप मूव करेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड बिकम ऑलमोस्ट 0 एट 2 एंगस्ट्रॉम। 2 एंगस्ट्रॉम कहां पर है, जरा जल्दी से देखिए। 2 एंगस्ट्रॉम के पास 0 100% नहीं हुआ, टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, ये कभी भी इसको कट नहीं करेगा। ओके, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ कंक्लूजन थे इनको लेकर। आपको जो इसमें इंपॉर्टेंट लगे आप नोट कर सकते हैं। सिर्फ ग्राफ को समझाने के लिए ये 3 पॉइंट्स रखे गए हैं यहां पर। ओके, सिर्फ आपको ग्राफ समझ में आ जाए क्लियरली, इसलिए इनको लिखवा भी दिया है मैंने ये पॉइंट्स। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? चलिए अब बात करते हैं हम लोग अपने वेव फंक्शन को लेकर।
तो फॉर्मेट बाय सॉल्विंग रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन, इसको समझना है। देखिए मैं समझाने से पहले कुछ बातें आपको बता दूं। फिर से हम लोग अपने फंक्शन पे आते हैं। सो व्हाट इज अवर फंक्शन? साई आर थीटा फाई, ये हमारा वेव फंक्शन है। ये एक कॉम्प्लेक्स 3D वेव फंक्शन है जो कि सॉल्व नहीं हो सकता। तो मैथ्स में भी आप लोग ऐसे करते हैं, जब कोई कॉम्प्लेक्स चीज आ जाती है तो उसको क्या करते हैं? टुकड़े में सॉल्व करते हैं, है ना, 2 पार्ट में। तो केमिस्ट्री में भी यही हुआ। श्रोडिंगर ने कई सारे मैथमेटिशियंस की हेल्प ली थी और उनको काम पे लगा दिया कि तुम इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए, 1s ऑर्बिटल के लिए तुम इक्वेशन फाइंड आउट करो, 2s के लिए तुम फाइंड आउट करो, 3s के लिए तुम फाइंड आउट करो, क्या रिजल्ट आता है उसको फिल्टर्ड करके देखा गया। तो वो सब चीजों पे नहीं जाते हैं, सीधा सीधा मैं आपको टू द पॉइंट बात करता हूं। साई आर थीटा फाई इज अ कॉम्प्लेक्स 3D वेव फंक्शन। इसको 2 पार्ट में तोड़ लीजिए, साई आर और साई थीटा फाई, साई आर और साई थीटा फाई, ये हमारा बन जाएगा। इसको कई बुक्स वाले RR भी बोलते हैं, ठीक है ना। साई आर को कई बुक्स वाले ऐसे बोलते हैं, RR, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। दिस इज अवर रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। यही हमारे सिलेबस में है और यही इंपॉर्टेंट है। थीटा फाई वाले से मिलता है हमें एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, ये हमारा एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन है। और इसका कोई भी डेरिवेशन, कुछ भी, सिर्फ इसका फिल्टर्ड रिजल्ट हमारे सिलेबस में है। ये एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन नॉट इन आवर सिलेबस, ये सिलेबस में नहीं है। इसका सिर्फ हम फाइनल रिजल्ट पढ़ेंगे। तो अपने को मेनली कौन सा पढ़ना है? रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन। अब जैसा मैंने आपको कहा कि श्रोडिंगर और उसके साथ साथ कई सारे मैथमेटिशियन भी इन्वॉल्व हुए इन कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, है ना। तो रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन कोई एक फंक्शन नहीं है जिसका रिजल्ट हम सॉल्व कर लेंगे। हर ऑर्बिटल का रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन अलग अलग होगा। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 2p, 3p, 4p, 5b, 3d, 4d, 5d, हर ऑर्बिटल का अलग अलग है। तो अपने को रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल सॉल्व करना नहीं आना चाहिए, बल्कि वो क्या पैटर्न देगा ये आना चाहिए। क्योंकि अगर सॉल्व करना सिखाऊंगा तो बहुत लेंथी जाएगा और ये सब हमारे सिलेबस में भी नहीं है ना। और अच्छी खासी मैथ्स की जरूरत होगी, जो कि शायद उतनी अच्छी मैथ्स मुझे भी नहीं आती हो। तो हम लोग सिर्फ ये चेक करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में कि जो रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन हम डिफरेंट ऑर्बिटल का हम जो रिजल्ट देखेंगे उसका पैटर्न कैसा होगा, वो पैटर्न हम खुद बनाएंगे। वो पैटर्न हम लोग बनाना सीखेंगे कि भाई इस तरीके का पैटर्न होगा, यानी कांस्टेंट होगा, ये हम बताएंगे। अब कांस्टेंट में वैल्यू क्या आ रही होगी ये हम नहीं बताएंगे, ठीक है ना। तो हम पैटर्न पे बात करेंगे। अगर कोई हमें फाइनल रिजल्ट उठाकर दे दे कि भाई ये रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन है किसी ऑर्बिटल की, बताओ किस ऑर्बिटल की ये इक्वेशन लिखी हुई है, तो ये अपने को सॉल्व करना आना चाहिए। अपने को ये चीज सॉल्व करना आना चाहिए कि ये किस ऑर्बिटल का रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन लिखा हुआ है। सिर्फ इन चीजों पर आपका कमांड होना चाहिए। अगर ये चीजें आपको मालूम है तो इसके अलावा आपको श्रोडिंगर में और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। क्लियर है? समझ आ रहा है यहां तक आपको?
जल्दी से नोट कीजिए। अब हम लोग आ रहे हैं बाय सॉल्विंग रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन हमें कैसा फॉर्मेट मिलेगा। बाय सॉल्विंग रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन हमें कैसा फॉर्मेट मिलेगा। अब हम इस पे आ रहे हैं। इज बोहर्स मॉडल एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज? बोहर मॉडल एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर। देखिए श्रोडिंगर ने बोला कि मेरा मॉडल हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज सब पर वैलिड है, सभी पर वैलिड है। ठीक है, बोहर ने बोला कि मेरा मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज पर वैलिड है। श्रोडिंगर ने जो हाइड्रोजन एटम के लिए ऑब्जर्व किया तो उसने यह पाया कि यहां पर श्रोडिंगर ने जो हाइड्रोजन एटम के लिए ऑब्जर्व किया उसने यह पाया कि बोहर का मॉडल बिल्कुल सक्सेसफुली रन कर रहा है। अब आपका सवाल यह है कि सर आपने ये तो बताया कि हाइड्रोजन एटम को लेकर श्रोडिंगर बोहर से एग्री करते थे, क्या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज He+, Li2+, Be3+ के लिए भी कुछ ऐसा होगा? तो देखिए श्रोडिंगर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज पे काम ही नहीं कर रहे थे। श्रोडिंगर ने तो सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन फॉर हाइड्रोजन एटम एंड मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इन सब पे काम किया। तो वो आयन की तरफ जा ही नहीं रहे थे, वो तो एलिमेंट की स्टडी करके बता रहे थे। और वो एलिमेंट के भी अंदर वो एलिमेंट की भी बात नहीं कर रहे थे, वो तो एक जनरल 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, 2p, 3p, 4p सबके लिए बात कर रहे थे। अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करोगे तो उसमें 1s, 2s, 2p, 3p सब पाओगे, यानी कि सभी के लिए वैलिड हो जाएगा। ओके, यहां तक समझ में आया? चलिए आगे बात करते हैं। तो जी हां, आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन लाइक के लिए भी उसका बन रहा होगा, हाइड्रोजन लाइक के लिए भी उसका वही सारी चीजें आ रही होंगी, बट हाइड्रोजन के लिए क्लियरली ऑब्जर्व हुआ। तो आयन के ऊपर बात ही नहीं की गई है, यहां पर ऑर्बिटल के ऊपर बात की जा रही है। चलिए आगे आते हैं। तो अब हम लोग इस बात पर आगे बढ़ते हैं कि अगर हम रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन सॉल्व करेंगे बाय सॉल्विंग रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, बाय सॉल्विंग रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन we will get कैसा फॉर्मेट मिलेगा? हमें जो फॉर्मेट मिलने वाला है वो है psi r इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखिए यही बात मैं कह रहा था आपसे, कांस्टेंट मिलेगा ये बता दूंगा, लेकिन कांस्टेंट में क्या होगा ये पूरा सॉल्व करने पर आएगा, और वो सब हमें नहीं करना। कांस्टेंट हमें एक पॉलिनॉमियल मिलने वाला है, ध्यान से समझिएगा अब ये जो पढ़ा रहा हूं, पॉलिनॉमियल विद हाईएस्ट डिग्री, पॉलिनॉमियल विद हाईएस्ट डिग्री n-1, और कुछ पार्ट इसका एक्सपोनेंट में होगा e की पावर माइनस सिग्मा टाइप, ऐसा कुछ, उससे कुछ लेना देना नहीं है, अपने को लेना देना इधर कांस्टेंट और इस वाले से। तो हमें कुछ इस टाइप का फॉर्मेट मिलेगा। आप कोई भी ऑर्बिटल को सॉल्व करेंगे तो आपको रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन कुछ ऐसा मिलेगा। अब जरा ध्यान से समझते जाइएगा मैं आपको क्या क्या बातें बता रहा हूं। सबसे पहला आपके माइंड में कंफ्यूज कर रहा होगा, व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज द फंक्शन ऑफ आर। ये आर क्या है?
यहां पर जो पॉलिनोमियल होगा वो r की पावर समथिंग, जैसे हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ते हैं ना, ax स्क्वायर bx स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो जैसे आप ax स्क्वायर पढ़ते हो वैसे ही यहां x की जगह पर r आ जाएगा, रेडियस r की पावर समथिंग, है ना। तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, n-1। तो सिग्मा क्या हो गया, इज द फंक्शन ऑफ r, r से ही कुछ रिलेटेड वहां आएगा, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। चलिए आगे बताता हूं मैं, व्हाट इज n, n को बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो कि हमें शेल को बिलोंग करेगा, हमारे शेल को बिलोंग करेगा। शेल का मतलब आप ऑर्बिट भी कह सकते हैं, ऑर्बिट को बिलोंग करेगा, और ये ऑर्बिट के साथ साथ शेल को बिलोंग करेगा, और इसी को आप कह सकते हैं मेन एनर्जी लेवल। मेन एनर्जी लेवल, मेन एनर्जी लेवल। ओके, यहां तक किसी को कुछ पूछना, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके लिए कुछ पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ बात समझा दूं पहले आपको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो एक बात बताइए मुझे, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, इसकी आप हाईएस्ट डिग्री मुझे बता सकते हैं? हाईएस्ट डिग्री ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बताइए कितनी होगी इसकी हाईएस्ट डिग्री? मैं अभी उस पे भी आ रहा हूं, और वो चीज यहां से कैसे लिंक अप होगा, ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की हाईएस्ट डिग्री क्या होगी भाई? 2 होगी। बिल्कुल सही बात है, आप सभी को मैथ्स अच्छी आती है, मेरे से भी अच्छी आती है। तो इस सब की डिग्री जो हाईएस्ट होगी वो 2 होगी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा यार, एक मेरा डाउट है, अगर मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की आपने बताई मुझे हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो अगर मैं ax स्क्वायर प्लस bx को अगर मैं ऐसे लिख दूं x कॉमन ax प्लस b, क्या अब बता सकते हो इसकी हाईएस्ट डिग्री अब क्या होगी? अब इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? ये मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने सोचा आप ही लोगों की मदद ले लूंगा। अच्छा, पहले वाला आंसर तो हो गया, अब इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? अगर मैं ax स्क्वायर प्लस bx को ऐसे लिख दूं x कॉमन ax प्लस b, अब इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? ये जो आप लोग 2 लिख रहे हो, या पहले वाला आंसर है या आप नया वाला आंसर बता रहे हो? नाउ ऑल्सो 2, ओके। तो मैं मान लू ना, ये सभी लोग ये कह रहे हैं कि अभी भी इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो जाएगी। सोच लो भाई, अभी देख लो, अपना मैथमेटिक्स का ज्ञान जो है वो अप्लाई कर लो और चेक कर लो। अच्छा, यही चीज जब केमिस्ट्री में पढ़ाऊं तो मुकर मत जाना अपनी बात से। जैसे अभी आप लोगों ने मेरे को समझाया कि ax स्क्वायर प्लस bx में अगर x कॉमन ले लेंगे और ax प्लस b लिखेंगे तो हाईएस्ट डिग्री अभी भी 2 बनेगी। क्यों? क्योंकि वो तो आप x की पावर 1 और यहां पर भी x की पावर 1 देखेंगे, तो यानी हाईएस्ट डिग्री 2 बनेगी। तो यही चीज जब मैं केमिस्ट्री में अप्लाई करूं तो कंफ्यूज तो नहीं होगे ना। चलिए, अब इसी चीज को मैं केमिस्ट्री में अप्लाई करके दिखाता हूं आपको। हम लोगों ने psi r रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन का जो फॉर्मेट हासिल किया वो मैंने आपको बताया कि अगर हम रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो हमें फंक्शन कुछ ऐसा मिलेगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल विद हाईएस्ट डिग्री n-1 एंड e की पावर माइनस सिग्मा।
ऐसा कुछ मिलेगा, जहां पर सिग्मा इज द फंक्शन ऑफ आर, जिससे कोई लेना देना नहीं है। जब आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करा के दिखाऊंगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और यहां पर मैं डिग्री को डी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, डिग्री को डी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। अच्छा, तो हाईएस्ट डिग्री डी बराबर क्या हो गया? एन माइनस। क्या अभी वीडियो पॉज खत्म हो गया? एक बार जल्दी से चेक कीजिए और बताइए, मुझे कंफर्म कीजिए वॉइस या वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रहा है? मे बी हाँ, अब तो ठीक है। चलिए, तो वॉइस और वीडियो को लेकर अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व है। ठीक है, एक बार जल्दी से सभी लोग फिर से आ जाइए। चलिए अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि किसी, जैसे मैथमेटिक्स में हमें सिखाया जाता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां पर हाईएस्ट डिग्री क्या आ गई? x की पावर 2, तो हाईएस्ट डिग्री 2 आ गई। अगर जैसे मेरे पास फंक्शन आ जाए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स और इसमें से मैं x कॉमन कर लूं तो ax प्लस b आ जाएगा। अभी भी आप लोगों ने बताया मुझे कि हाईएस्ट डिग्री 2 ही आएगी। ठीक बात है। अगर मेरे पास पहले ये फंक्शन था साई आर बराबर कांस्टेंट पॉलिनोमियल विद हाईएस्ट डिग्री n-1 e की पावर माइनस सिग्मा, यानी r की पावर n-1 यहां पर लिखा हुआ था पहले। अगर इस r की पावर n-1 से मैं r की पावर l कॉमन निकाल लूं, बाहर निकाल लूं, तो अंदर क्या बचेगा? r की पावर n-l-1 e की पावर माइनस सिग्मा उसके बाद। तो ये है हमारा जनरल एक्सप्रेशन, ये है हमारा जनरल एक्सप्रेशन। अब कुछ कॉमन नहीं निकालूंगा, अब इतने से ही पूरा पढ़ा दूंगा। कांस्टेंट r की पावर l पॉलिनोमियल विद डिग्री n-l-1 e की पावर माइनस सिग्मा। क्या सभी को समझ में आ रहा है? क्या यहां तक आप सभी को समझ में आ रहा है? यहां तक किसी का कुछ छूटा तो नहीं? जल्दी से देखिए और बताइए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कोई किताब पढ़ने से ये सब समझ में आने वाला नहीं है। तो जो भी डाउट हो वो तुरंत पूछिएगा। ओके, चलिए 11th वाले बच्चों, कोई भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत पूछिएगा, क्योंकि आपके लिए ये सब पूरी तरह से नया है। 12th पास आउट वालों ने कम से कम नाम तो सुना है, कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा, मे बी पॉसिबल। तो ये जनरल एक्सप्रेशन। अच्छा, मुझे अब ये बताओ, मेरे सवाल का जवाब दो। इस फंक्शन में ये जो साई आर बराबर कांस्टेंट r की पावर l पॉलिनोमियल विद डिग्री n-l-1 e की पावर माइनस सिग्मा है, इसमें अब की बार हाईएस्ट डिग्री क्या है? हाईएस्ट डिग्री बताओ। हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री क्या है? आप ही लोग बताओगे सब कुछ। अच्छा, लास्ट वाली इक्वेशन एक बार और बता दूं। ठीक है, देखिए ये वाला फंक्शन आप देख रहे हैं ऊपर वाला, साई आर बराबर कांस्टेंट पॉलिनोमियल विद हाईएस्ट डिग्री n-1। अच्छा, इसका मतलब क्या रहा होगा कि ये r की पावर n-1 कुछ ऐसा लिखा होगा, e की पावर माइनस सिग्मा, है ना? सिग्मा इज द फंक्शन ऑफ r, n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर इस r की पावर n-1 में से मैं r की पावर l निकाल दूं, जैसे आपने यहां निकाला था अभी, तो अगर मैंने यहां से r की पावर l निकाल दिया तो बताइए अब क्या बचा होगा यहां पर? अब यहां पर अंदर बचा होगा r की पावर n-l-1। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो ये वाले टर्म का मल्टीप्लाई फिर कर दीजिए, वही आ जाएगा r की पावर n-1। अब इतनी मैथ तो आप लोगों को आती होगी सभी को। अब आप बताइए हाईएस्ट डिग्री क्या होगी?
हाईएस्ट डिग्री n-1, गुड। जिसने कहा है n-l-1, वो देखो आप लोग फिर वही एग्जांपल देख लो। अगर जो लोग कह रहे हैं कि सर अब की बार हाईएस्ट डिग्री इसकी n-l-1 है, तो ये गलत है। मैथ्स की हर किताब में ये सब गलत लिखो और कहो x कॉमन ax प्लस b की हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 1 होती है, फिर ये लिखो। अगर आप मैथ्स में मुझे ये लिख के दिखा देंगे तो मैं मान लूंगा हाँ यहां पर भी यही होता है। तो हाईएस्ट डिग्री बदलने वाली नहीं है, कुल मिला के मेरा यही समझाना था। अगर मैं ये छोटा सा एग्जाम्पल नहीं सिखाता आपको तो आप यहां पूछ पूछ कर परेशान कर देते कि ऐसा क्यों हुआ। बट मेरे ख्याल से ये सिंपल से एग्जाम्पल से अपने को ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया। अगर हम कॉमन निकाल भी लेंगे तो अभी भी हाईएस्ट डिग्री के लिए हमें r की पावर l इंटू r की पावर n-l-1 देखना पड़ेगा। यानी हाईएस्ट डिग्री अभी भी क्या है, n-1। तो देखिए, चाहे एक्सप्रेशन ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, डिग्री बदलने वाली नहीं है। हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, n-1। ठीक है, तो इसका मतलब d बराबर n-1। तो n बराबर कैसे निकालना है, अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालना होगा, याद रखिएगा। अगर आपको यह बताना है कि पर्टिकुलर कोई भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन किस ऑर्बिटल को बिलोंग करती है, तो इसके लिए आपको उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बताना पड़ेगा। यानी वो किस शेल को बिलोंग कर रही है और किस सबशेल को बिलोंग कर रही है। तो शेल को बिलोंग करने वाला नंबर क्या है, n, जो कि कैसे निकलेगा, डिग्री प्लस 1 से। अब मैं नए एक टर्म की बात करता हूं जो मैंने यहां पर l निकाला है। l को क्या कहते हैं, l को बोलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। मैंने आपको ये सब बातें कल भी बताई थी। क्वांटम नंबर में जो कुछ भी आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है, वो सब यही का रिसर्च वर्क है। साइंटिस्टों को बहुत अच्छे से पता था कि ये सारी चीजें जल्दी किसी के पल्ले नहीं पड़ने वाली हैं, तो सिंपल भी बताया जाए, तो उन्होंने इन टर्म्स ऑफ क्वांटम नंबर लोगों को बताना चालू किया। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, तो इसमें r की पावर n-1 में से मैंने r की पावर l कॉमन ले लिया, तो कांस्टेंट r की पावर l पॉलिनोमियल विद डिग्री r की पावर n-l-1 हो गया। तो अभी भी इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या रहेगी, n-1 रहेगी, वो बदलने वाला नहीं है। तो इसकी अगर हाईएस्ट डिग्री इस पॉलिनोमियल की n-1 रहेगी और डिग्री को मैं d से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो डिग्री बराबर n-1, तो n बराबर डिग्री प्लस 1। आप n निकाल सकते हैं डिग्री की मदद से, डिग्री निकाल सकते हैं n की मदद से। अब नए टर्म की बात करते हैं कि ये l क्या होता है। l का मतलब है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस मेन एनर्जी लेवल को बिलोंग कर रहा है, किस शेल को बिलोंग कर रहा है, किस ऑर्बिट को बिलोंग कर रहा है, ठीक इसी तरीके से दूसरा क्वांटम नंबर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस सबशेल को बिलोंग कर रहा है। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का काम क्या है, यह बताएगा कि शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में है। अच्छा, L के लिए मिनिमम वैल्यू क्या होगी बताइए, और L के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। चलिए बताइए, L की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है और L की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ये फंक्शन देखकर ऑब्जर्व कीजिए और मुझे बताइए, r की पावर l कहां से निकला है, r की पावर n-1 से ही बाहर आया है। तो l की मिनिमम वैल्यू क्या होगी और l की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताइए। l की मिनिमम वैल्यू और l की मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू ऑफ l एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ l। मिनिमम 0 होगी, बिल्कुल सही, गुड। l की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 0।
सबसे कम वैल्यू क्या होगी? 0। अच्छा ठीक है, 0 के लिए तो गुड। मैक्सिमम के लिए बताइए। मैक्सिमम अनिकेत ने बताया मैक्सिमम n-1, क्योंकि आया तो उसी में से है ना, तो L की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? n-1। अरे हिमांक इतना लंबा कहां पहुंच गए भाई? -∞ से +∞, ऐसा कुछ नहीं। अरे बेटा फंक्शन देखे ना, r की पावर l कहां से निकला है? r की पावर n-1 से। तो ये अगर r की पावर l इसी के अंदर है तो उस l की वैल्यू मिनिमम क्या हो सकती है? 0। भाई ये तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, -∞ से +∞ कहां जा रहे हो? तो l की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और मैक्सिमम क्या हो जाएगी कि ये पूरा का पूरा वही कवर कर ले, यानी n-1। समझ में आया? अब मुझे जितने लोगों ने 11th क्लास में, 12th पास आउट वालों को बोल रहा हूं, आप सभी ने 11th क्लास में क्वांटम नंबर पढ़ा होगा, और क्वांटम नंबर में आपको एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में रटाया गया होगा कि L की वैल्यू n पे डिपेंड करती है, और कहां से कहां तक होती है? 0 से लेकर n-1। मेरे ख्याल से ये 0 से लेकर n-1 कैसे होती है आपको समझ में आ गया होगा। ये L की रेंज है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। L की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? L की वैल्यू n पे डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, और L की वैल्यू 0 से लेकर n-1 के बीच में होती है। यह बात हमें क्वांटम नंबर में रटाया जाता था। जितने भी 11th क्लास के स्टूडेंट्स ये वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को अभी स्कूल खुलते ही स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये सारी बातें रटाई जा रही होंगी, या फिर जब आप लोग ऑनलाइन स्कूल की क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे वहां पर भी आपको क्वांटम नंबर अगर पढ़ाया गया होगा तो ये रटाया गया होगा। L की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक होती है, तो बस होती है इसलिए आपको पढ़ लेना है। कहां से आ रहा है उसका कोई मतलब नहीं है ना। ज्यादा बहस करोगे तो बता देंगे गीता के 18वें श्लोक में ये लिखा है ना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि L की मिनिमम वैल्यू 0 होती है और L की मैक्सिमम वैल्यू n-1 होती है। तो प्राचीन काल से ये चला आ रहा है 0 से लेकर n-1। प्रिंस, मैं आपका डाउट नहीं समझ पाया, इससे कैसे पता चलेगा कि L वैल्यू शेप रिप्रेजेंट करता है? मतलब L की वैल्यू, L कैसे शेप रिप्रेजेंट करता है? ऐसा कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या आप? ऐसा कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या आप? देखिए शेप के बारे में तो मैंने अभी कोई बात ही नहीं की है। मैंने तो सिर्फ यह बताया कि n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो मेन एनर्जी लेवल को बिलोंग करता है, और L एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है जो कि सबशेल को बिलोंग करता है, कि इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में जा रहा है। मैंने शेप की तो कोई बात ही नहीं की अभी। जब आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल जिस दिन पढ़ाऊं, हाँ ठीक है मैं समझ गया, शेप ऑफ ऑर्बिटल जिस दिन पढ़ाऊं उस दिन अपना ये डाउट फिर से पूछिएगा। ये आपका डाउट अच्छा है, लेकिन डाउट पूछने की जगह गलत है। यहां पर मैंने कोई भी शेप की बात नहीं की। थोड़ा सा तसल्ली रखना पड़ेगा चीजों को समझने के लिए, है ना। मैं एक साथ अगर सब कुछ सोचिए, अगर ये सारी बातें मैं यहां से कुछ नहीं लिखता, मैं भी बहुत कुछ बताना चाहता हूं इसी एक ही क्लास के अंदर, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर मैंने बहुत कुछ बताया तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। बेहतर यह है कि थोड़ा थोड़ा स्लोली आपको समझाया जाए, जिससे आपको सारी बातें भले ही धीरे समझ में आए लेकिन समझ में आए। तो मैंने अभी तक शेप की कोई बात नहीं की है, तो शेप वाला टॉपिक तो यहां डिस्कस ही नहीं होना चाहिए। ओके, अभी आज पढ़ के नहीं आया हूं, जब पढ़ के आऊं तो पूछ लेना, ठीक है। यहां तक समझ में आया?
आप लोग की क्यूरियोसिटी अच्छी है, मुझे भी लगता है हाँ यार, अगर मतलब अगर ये रिवीजन क्लास हो तो मुझे बहुत कुछ बातें करने का मिल जाएगा और मैं आपको बहुत सारे आपके डाउट 1 घंटे या 2 घंटे में बता सकता हूं। बट ये कोई डाउट क्लास नहीं चल रही है, ये क्लास चल रही है जिसमें 11th क्लास के भी बच्चे हैं। तो इस बात का पूरा ख्याल रखना रहेगा कि किसी को भी कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कुछ नहीं लाया जाए बीच में, ओके, जिससे कोई डिस्टरबेंस हो। चलिए, ये आप अपना क्वेश्चन अच्छा है आपका। आप अपना क्वेश्चन जिस दिन शेप ऑफ ऑर्बिटल पढ़ाऊं ये सवाल फिर से रिपीट करिएगा, इसका जवाब मैं उस दिन दूंगा। चलिए, एन और एल के बारे में सबको समझ में आ गया। एल क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। एल की मिनिमम वैल्यू 0 और एल की मैक्सिमम वैल्यू n-1, यानी एल की जो रेंज है वो कहां से कहां तक है? 0 से लेकर n-1। और इसीलिए बताया जाता है कि एल की वैल्यू कभी एन की वैल्यू के बराबर नहीं हो सकता। एल की वैल्यू कभी एन की वैल्यू के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि एल की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? n-1। क्या आप सभी को बोर्ड पे लिखा हुआ हर एक स्टेटमेंट समझ में आ गया? मैंने जितना कुछ अभी तक बोला ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं? यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए, तो अब बात करते हैं कि जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c लिखा है। फिर से आ जाइए इसी एग्जाम्पल पे, ये बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है और इससे मेरी सारी बातें यहां पर मैं जो कहना चाहता हूं ये सब मैं समझा लूंगा। मैंने डिग्री की बात कर दी, मैंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात कर दी। अब पॉलिनॉमियल देखकर उसके रूट्स की बात और कर लेते हैं। पॉलिनॉमियल को देखकर उसके रूट्स की बात और कर लेते हैं। तो यार मुझे ये बताओ, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, इसके कितने रूट होते होंगे? इसके रूट कितने होते होंगे? रूट समझते हो? समझते हो तो वो भी लिख देना। आप ऐसे मान के देखिए, मान के क्या चलना, ये सच है। मेरी मैथ्स आप लोगों के रिस्पेक्ट में बहुत कमजोर है। मुझे मैथ्स बहुत कम आती है, ना के बराबर आती है। आप लोग की मैथ्स अच्छी है, इसलिए मैंने आपकी मैथ्स का फायदा लेते हुए मैं अपना केमिस्ट्री में जो भी मैथमेटिक्स अप्लाई करना है वो मैं अप्लाई कर रहा हूं। तो आप सब एक तरीके से मेरी मदद ही कर रहे हैं। तो ये मत समझिएगा कि मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं। 2 रूट होंगे, बिल्कुल सही बात है, 2 रूट होंगे, है ना, 2 रूट होंगे। अच्छा, ये रूट का मतलब क्या होता है? अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो ये 2 बार कट करेगा, यही मतलब होता है ना। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा, ax² प्लस bx प्लस c हमारा फंक्शन है, अगर मैं इसको xy एक्सिस पे प्लॉट करके देखूं तो ये वैल्यू जो मुझे x की मिलेगी, ये 2 वैल्यू मिलेंगी और x एक्सिस को 2 बार कट करेगा। सॉल्यूशंस आर नोन एज रूट, बिल्कुल सही बात है। सॉल्यूशन इसके जो होंगे x की वैल्यू वही रूट है और वो 2 बार कट करेगा ग्राफ बनाने पर। सही बात है कि नहीं है? 2 बार कट करेगा ग्राफ बनाने पर। जल्दी बताइए, 2 बार कट करेगा ग्राफ बनाने पर। क्या मैं जो बोल रहा हूं ये सही बोल रहा हूं? ठीक है, अब सुनिए आगे की बात। यहां पर भी मैं रूट्स की बात करना चाहता हूं, सॉल्यूशन की बात करना चाहता हूं। ये जो पॉलिनॉमियल विद डिग्री आ रहा है ना, इस पॉलिनॉमियल का सॉल्यूशन क्या होगा, इसके कितने रूट्स होंगे, यहां पर मैं रूट्स की बात करना चाहता हूं। लेकिन अब मैथ से थोड़ा डिफरेंट होगा केमिस्ट्री में। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं, जैसे आपने यहां बताया कि इसके रूट्स कितने होंगे, क्या आप मुझे यहां पर इसको या इसको देखकर बता सकते हैं कितने रूट्स होंगे इन टर्म्स ऑफ एन एल, कुछ भी जो बताना चाहते हो, इसके कितने रूट्स होंगे बता सकते हैं आप? अगर ये बात आप और बता दो तो फिर सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व है। जल्दी से बताइए, मैं अगली स्लाइड का यूज कर रहा हूं। हम लोगों ने एक लिखा एक्सप्रेशन IR इज इक्वल टू कांस्टेंट पॉलिनॉमियल विद हाईएस्ट डिग्री n-1
ई की पावर माइनस सिग्मा, ई की पावर माइनस सिग्मा, यानी कि r की पावर n-1 जैसा एक्सप्रेशन। दूसरा अपने पास मैं साफ सुथरा लिख दे रहा हूं एक्सप्रेशन, कांस्टेंट r की पावर l मैंने यहां से बाहर निकाल लिया। अपना आंसर जल्दी टाइप कीजिए सभी लोग। इसका रूट क्या होगा मुझे जानना है। पॉलिनोमियल विद डिग्री n-l-1 e की पावर माइनस सिग्मा, यहां पर कुछ r की पावर n-l-1 जैसा कुछ चल रहा होगा। ठीक है ना। तो हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा कि हाईएस्ट डिग्री होता है, हाईएस्ट डिग्री होता है n-1 ही होता है, चाहे ये हो या ये हो, यानी n बराबर डिग्री प्लस 1 या d बराबर n-1, ये टर्म पढ़ा। अब हम लोग बात करना चाहते हैं रूट्स की। केमिस्ट्री में यहां पर इस सेक्शन में रूट्स को ही बोलेंगे नोड, और क्योंकि आप रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन पढ़ रहे हैं तो इसको बोला जाएगा रेडियल नोड। नाउ व्हाट इज रेडियल नोड? पीछे जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की में आपने रूट्स मुझे दो बताइए, आपने कैसे सॉल्व किया? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 करके ना। तो मैं भी कैसे सॉल्व करूंगा? साई आर रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन बराबर 0 पुट करके, साई आर बराबर 0 पुट करके मैं भी यहां पर रूट्स निकालूंगा, यानी नोड निकालूंगा, और उसी नोड को हम कह रहे हैं रेडियल नोड। व्हाट इज रेडियल नोड? वेयर द रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन साई आर इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड रेडियल नोड। रेडियल नोड को स्फेरिकल नोड भी कहते हैं, याद रखिएगा। नंबर ऑफ रूट बराबर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, अंकित जी ने बताया है ऐसा कुछ, ठीक है। अच्छा, रूट बाकी सभी लोगों ने कहा है n-1। ठीक है, ऊपर हिमांत ने भी बताया है। आप सभी लोगों ने रूट मुझे बताया है n-1, बिल्कुल सही बात है। मैथ्स में तो ऐसे ही होता है। पीछे चलते हैं, मैथ्स में देखते हैं। जो यहां पर रूट आया है हाईएस्ट डिग्री वही रूट है ना। तो यहां पर भी हाईएस्ट डिग्री क्या आया? n-1। तो आप लोगों ने कहा यही रूट है, लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। वो डिफरेंट मैं आपको दिखाता हूं। तो वो रूट आएगा अपना n-l-1, यही है हमारा रेडियल नोड या फिर स्फेरिकल नोड। ये बात जल्दी समझ में नहीं आती है, और अभी आपको तो आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने इसका रीजन ही नहीं बताया। तो अब इसका रीजन मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जब आपने ये टर्म बाहर निकाला और आप इसका रूट निकालना चाहते हैं, तो आपको ये टर्म 0 करना पड़ेगा, साई आर बराबर 0। जरा देखिए, साई आर बराबर अगर आप 0 करेंगे तो क्या कांस्टेंट कभी 0 होगा? नहीं होगा। आर की पावर l, क्या ये टर्म 0 होगा? अगर आप l की वैल्यू को 0 भी लिख देंगे तो r की पावर 0 का मतलब कांस्टेंट होगा, तो भी वो 0 नहीं होगा। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप मुझे ये बता रहे हो कि सर जैसे मैथ्स में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाले में मैंने उसको 0 पुट किया, 2 रूट आ गए, 2 डिग्री थी 2 रूट आ गए, तो यहां पर भी इसी वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो n-1 आएगा, यही रूट होगा। और मैं आपको क्या बता रहा हूं, उस बात को सुनिए ध्यान से। अब मैथमेटिक्स को साइड में कर दीजिए और केमिस्ट्री में आ जाइए। मैं आपको यह बता रहा हूं कि अगर आप इसमें से r की पावर l बाहर निकालोगे तो ये वाला टर्म 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर आप l की वैल्यू 0 तक रख दोगे तो भी ये 0 नहीं होगा। ये कब 0 होगा? ये सिर्फ तब 0 होगा जब r बराबर 0 हो, जब r बराबर 0 हो। और सोचिए, अगर r बराबर 0 हुआ तो वो पॉइंट कहलाएगा न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस इज नॉट द नोड।
न्यूक्लियस इज नॉट अवर सॉल्यूशन, न्यूक्लियस इज नॉट अवर रूट। तो अगर मैं वो जो रूट आ रहा है न्यूक्लियस को जो बिलोंग कर रहा है वो वाला टर्म अगर मैं साइड कर दूं, क्योंकि हम सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस में तो होती ही नहीं है, तो न्यूक्लियस में रूट की बात करना तो एक बेवकूफी वाली बात है, तो उसको डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। सिर्फ ये प्रॉब्लम आ जाता है केमिस्ट्री में, इस वजह से रिजल्ट मैथ से थोड़ा अलग आता है। अदरवाइज मैं भी आपके साथ कहता n-1, बट यहां पर जो r की पावर l वाला टर्म है ये जीरो तभी होगा जब r 0 हो, और r 0 का मतलब हो जाएगा न्यूक्लियस 0,0,0, यानी मुझे ये टर्म हटा देना चाहिए। तो अब बचा ये टर्म, और ये टर्म में n-l-1 यही 0 करेंगे, तो ये वाला ही हमारा क्या बन जाएगा, अब यही डिग्री बच जाएगी और यही रूट बन जाएगा। हाईएस्ट डिग्री अभी भी n-1 है, लेकिन रूट क्या हो जाएगा n-l-1। क्या आप लोगों को मेरी ये बात समझ में आई? क्यों मैंने यहां पर रूट और डिग्री को अलग अलग दिखाया? क्योंकि न्यूक्लियस इज नॉट अवर नोड। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, न्यूक्लियस इज नॉट अवर नोड। एक बार जल्दी से मुझे कंफर्म कीजिए ये बात समझ में आई या नहीं आई, तभी मैं आगे बढ़ूं, अदरवाइज कोई मतलब नहीं आगे बढ़ने का। तो हमारे रूट कितने आ गए n-l-1, और डिग्री कितना हो गया n-1। यहां तक सबको समझ में आ गया? ओके। कल आपका टेस्ट भी है, क्लास को लंबा नहीं करूंगा, और मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि जल्दी छोड़ूंगा, बल्कि ये 145 के आसपास हो गया। हालांकि अगर नेटवर्क का कुछ इश्यू नहीं होता तो ये कंप्लीट ही हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, यहां तक आप प्रॉपरली रिवाइज करके रखिएगा। मंडे को हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। आप सभी को याद रहे मैंने डिग्री के बारे में सारी बातें कर ली हैं, मैंने रूट के बारे में भी आपको बता दिया। डिग्री बराबर रूट नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि न्यूक्लियस इज नॉट अवर नोड। इसी के आगे से अब इन सारे रिजल्ट को कैसे हम ऑर्बिटल में अप्लाई करेंगे, अगले टर्न पे हम लोगों को यह सीखना होगा कि अगर 1s, मैं बोलूंगा कि 2s ऑर्बिटल का रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन का पैटर्न कैसा होगा, लिख के दिखाओ। तो आपको ऐसे ही टर्म में लिख के दिखाना होगा। 2s, 3s, 2p, 3p, कुछ भी दे सकता हूं, तो उसके लिए आपको यह बताना होगा। फिर इसका हम रिवर्स करेंगे। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट से निकालकर जो रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन का रिजल्ट है वो आपको दूंगा यहां क्वेश्चन में, और आपसे पूछूंगा बताओ ये किस रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन को बिलोंग कर रहा है, ये किस ऑर्बिटल को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब होगा आपको उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बताना होगा कि वो किस शेल और सबशेल को बिलोंग कर रहा है। और फिर हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। तो ये सब हम लोग मंडे को सीखेंगे। मंडे को भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये जितना मैंने बताया ये नीट के सिलेबस में इतना नहीं पूछा जाता है ही नहीं, लेकिन जो ग्राफ बताऊंगा, जो मंडे को हम लोग ग्राफ पे बात करेंगे, वो सब कुछ नीट के सिलेबस में है। तो नीट वाले बच्चे अगर चाहें तो ये सारी चीजें स्किप कर सकते हैं, आपको सीधा सीधा क्वांटम नंबर में इसका फिल्टर्ड रिजल्ट पढ़ने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके माइंड में ये क्यूरियोसिटी है, आप ये जानना चाहते हैं कि क्वांटम नंबर में ये वैल्यू कहां से आती है, इसको कैसे अप्लाई करना है, कहां से आता है, तो उसके लिए आप इसको देख सकते हैं। वो बात अलग है कि एग्जाम टाइम में आप उसको रिवाइज मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें नीट में नहीं आती। क्लियर है? तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।